छात्राः पुनः सर्वेषां स्वागतं। छात्राः द्वितीयश्लोकः कथाश्लोकमध्ये द्वितीयश्लोकः एक श्लोक में तो आप लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार से एक पूरे सर्वपोषक की कथा 4 लाइन में समाहित होती है। द्वितीय आदौ कथा, पहले कथा पढ़ते हैं। कश्चित खलवाटः आसीत्। खलवाट शब्द से किमर्थम, तो कहा कि केशहीन मस्तकाः खलवाटाः, जिसका मस्तक केश से हीन हो, मतलब नहीं हो। तो खलवाटः, कश्चित खलवाटः, कोई खलवाट व्यक्ति था, चंडूल जिसको, गंजा जिसको बोलते हैं, आसीत् था। एकदा सह स्वगृहता कुत्रचित अन्यत्र गच्छति स्म। एकदा एक बार सह वह स्वगृहतः अपने घर से कुत्रचित किसी दूसरे जगह पर अन्यत्र गच्छति स्म गया। तो क्या हुआ, ग्रीष्म समय, गर्मी का समय था, एकदम जून के महीना। सूर्यस्य तपः तस्य मस्तकं भृशं पीडयति स्म। सूर्य का आतप, आतप मतलब धूप, उसके माथे को, अब कल्पना करो कि एकदम सूर्य दोपहर का समय हो, सूर्य सीधे ऊपर हो और सर पे एक भी बाल ना हो, तो क्या बस कैसा आनंद होगा, कल्पना करो सोचो। तो वैसे ही वो था, सूर्य की जो आतप धूप थे उसके मस्तक को बहुत पीड़ा दे रहे थे, बहुत कष्ट दे रहे थे। कुत्रापि छाया प्रदेशा न आसीत्। कहीं पर गोमती नगर में तो कहीं भी जाओ तो दोनों साइड में पेड़ लगे हुए, गर्मी हो तो आदमी किसी पेड़ के नीचे खड़ा हो जाए, लेकिन वो जहाँ जा रहा था वहाँ पर कहीं भी कोई भी छाया प्रदेश मतलब पेड़ नहीं था। मध्याह्न समय और दोपहर का समय था। दोपहर में सूर्य सीधे ऊपर होता है, एकदम पूरे मस्तक पे सीधे उसका आतप आता है, धूप आता है। सूर्य मस्तकस्य उपरि आकाशे स्थित्वा स्वकिरणैः तं संतापयति स्म। सूर्य आकाश में अपने उसके मस्तक के ऊपर ही मानो स्थित होकर के अपने किरणों से उसको कष्ट दे रहा था। तं संतापयति, उसको कष्ट दे रहा था। भाग्यवशात् मार्ग मध्ये स एकं तालवृक्षम अपश्यत्। भाग्य से रास्ते में उसको एक ताल का पेड़ दिखाई दिया। ताल बोलते हैं ताड़ के पेड़। ताड़ के पेड़ भी अगर ना समझो तो नारियल का पेड़ समझो। नारियल के पेड़ के सदृश ताल का पेड़ होता है। इधर बंगाल, बिहार आदि में जो लोग रगड़ते हों या गए हों वो ताल समझते हो। इतना बड़ा बड़ा उसका फल होता है ताल का, और नारियल की तरह ही एकदम कठोर होता है। नारियल के फल तक की तरह ही होता है, बशर्ते नारियल थोड़ा लंबा होता है, वो गोला होता है। और नारियल का पेड़ थोड़ा छोटा होता है उसकी अपेक्षा। ताल का पेड़ बहुत बड़ा बड़ा और सीधा होता है, नारियल के पेड़ के समान होता है समझने के लिए। तो रास्ते में उसको एक ताल का पेड़ दिखाई दिया। मध्याह्न समय तालस्य छाया तस्यैव वृक्षस्य मूले भवति। मध्याह्न के समय, दोपहर के समय छाया एकदम मूल में होता है, जड़ में होता है। अपनी छाया खड़ा होकर के कहीं देख लेना, और आजकल के धूप में थोड़ा सा और देख लेना और समझ में आ जाएगा। खलवाटा कश्चित सुखम अनुभवत। देखते ही खलवाट को लगा, हाँ चलो अब थोड़ी सी तो छाया मिल जाएगी। अभवत गत्वा च तस्य तालवृक्षस्य मूले उपविशत। उसको छाया चाहिए था, छाया दूर था नहीं, एकदम मूल में था, तो मूल जड़ में के पास जाकर के वो उपाविशत बैठ गया। किंतु दुर्दैवात् यदा स खलवाटा तालस्य मूले उपाविशत तद इदानीम् एकं महत् तालफलं तस्य खलवाटस्य मस्तके अपतत्। तस्य मस्तकं छत विछतम च अकरोत्। जब ही जाकर के बैठा त्यों ही दुर्भाग्य से उसी समय, अब ताल का फल नारियल की तरह होता है समझ जाओ, उसके बाल थे नहीं, जब ही बैठा त्यों ही दुर्भाग्य से ताल का एक फल ऊपर से टूटा और पट से आकर के माथे पर लगा। माथे पर लगते ही बाल तो था नहीं, तो छत विछत हो गया, कई जगह से टूट गया, कई जगह से फूट गया, फट गया। इस अर्थ में छत विछत अर्थ में लेते हैं, कई जगह से एक सीधा फटे तो फट गया, और इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, तो छत विछत इसको बोलते हैं, तो कई जगह से फट गया। भाग्यम यस्य अनुकूलम न भवति सह यत्र गच्छति तत्र आपदः स्वयमेव गच्छन्ति। इसीलिए कहा गया है कि भाग्य जिसके अनुकूल नहीं होगा वो जहाँ जाएगा विपत्ति वहाँ ही
पहले से जाकर के पहुंच जाएगी, वहीं चली जाएगी। इसीलिए कहा गया है कि भाग्य जिसका अच्छा हो सब अच्छा है। इस श्लोक में आओ आगे वाले श्लोक में श्लोक पढ़ेंगे और उसका अर्थ करेंगे। धन्यवाद है।